नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने रसायन विज्ञान का पार्ट 7 लिया है और इस पार्ट में मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता या जिसको हम रेडियो सक्रियता कहते हैं, तो इसका यूनिट है क्यूरी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हेनरी बेकेरेल ने। और एक आता है रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। और रेडियम का अयस्क कौन सा होता है? तो रेडियम का अयस्क होता है पिच ब्लेड। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता गिगर मुलर काउंटर द्वारा नापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो रेडियोधर्मी वस्तुओं को सीसा से बने पात्र में रखना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। सीसा जिसको हम लेड कहते हैं और इसका जो प्रतीक होता है वो पीबी होता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो अल्फा, बीटा, गामा में ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि जब किसी तत्व से अल्फा कण निकलता है तो उस तत्व के द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। जब बीटा कण निकलता है तो बीटा कण निकलने से उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। और जब गामा कण निकलता है तो गामा कण निकलने से न तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और न ही उसके परमाणु संख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समभारिक किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं? तो समभारिक बीटा कण के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, क्योंकि बीटा कण में द्रव्यमान तो वही रहता है जबकि उसका परमाणु संख्या 1 की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अल्फा कण निकलने से द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। बीटा कण के निकलने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। और गामा कण के निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अल्फा, बीटा, गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? यहाँ पे इनकी अवरोही क्रम पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जिसकी भेदन क्षमता होती है वो होती है गामा किरण, उसके बाद में होती है बीटा किरण और उसके बाद में होती है अल्फा किरण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गामा, बीटा, अल्फा। नेक्स्ट है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अल्फा किरण। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा कण के निकलने से द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो 2 तो प्रोटॉन निकलते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो टोटल द्रव्यमान हो गया 4 और 2 प्रोटॉन निकलने से उसके
परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो इस प्रकार अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल हीलियम के केंद्र के जैसे होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। यह एक द्वि आवेशित हीलियम आयन होता है। अल्फा पार्टिकल द्वि आवेशित हीलियम आयन होता है। नेक्स्ट है अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो अभी एक प्रश्न आया था कि बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है, और ऋण आवेशित होने का मतलब यह है कि बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समान होती है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर यानी कि केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बीटा किरण की भी स्थिति यही है, केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा कण। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? जब किसी नाभिक से गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो क्या होता है? तो गामा किरण के उत्सर्जन से मैंने अभी आपको बताया था कि न तो कोई द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और न ही परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो इनमें से रेडियो सक्रिय तत्व प्लूटोनियम है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का 6C14 समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि अर्ध आयु 10 दिन का मतलब यह है कि मान लो कोई मान 100 है और उसका मान 50 होने में 10 दिन लगता है। तो इसको 50 को हम पूर्ण मान ले, और 50 को आधा होने में कितना समय लगेगा? तो 50 को आधा होने में यानी कि 25 होने में भी 10 दिन का समय लगेगा। यानी कि 3/4 भाग होने में उसको टोटल 10 और 10 20 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 20 दिन का है। उसी पदार्थ का 100 ग्राम कितने दिन बाद 25 ग्राम रह जाएगा? तो 100 ग्राम को आधा होने में उसको लगेगा 70 दिन, और 50 को भी आधा यानी कि 25 ग्राम होने में 70 दिन और लगेंगे। तो टोटल हो गए 140 दिन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 140 दिन। नेक्स्ट है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु, यहाँ पे अर्ध आयु है 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच पाएगा? तो किसी रेडियम की अर्ध आयु है 16 वर्ष, तो अर्ध आयु यानी कि आधा होने में उसको 16 वर्ष लगेंगे, और उसको भी आधा होने में 16 वर्ष और लगेंगे। तो इस प्रकार उसको टोटल 32 वर्ष लगेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए फास्फोरस 32 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कोबाल्ट 60। इसका प्रयोग शरीर के अंतरंग के अबुर्द यानी गांठ या जिसको हम कैंसर भी कहते हैं का उपचार में होता है। तो ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन बी है आयोडीन 131। तो इसका प्रयोग थायराइड के उपचार में होता है। तो यह ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी है फास्फोरस 32। तो फास्फोरस 32 का प्रयोग श्वेत रक्तता या जिसको हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं के उपचार में होता है। तो यह भी सही है। और ऑप्शन डी है गोल्ड 198। तो गोल्ड 198 का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है, न कि रेटिना दोषों के उपचार में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है यूरेनियम का समस्थानिक। तो यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है कोबाल्ट का समस्थानिक। तो कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है आयोडीन का समस्थानिक। तो आयोडीन का समस्थानिक गलकंड के उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। और ऑप्शन डी है रेडियम का समस्थानिक। तो रेडियम का समस्थानिक द्वितीय कैंसर के उपचार में प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो सबसे अधिक हानिकारक विकिरण विखंडन अभिक्रिया से पैदा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो परमाणु प्रस्फोटन अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा प्रेरित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसमें होता है 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। परमाणु बम अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो ये आपको दोनों बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। हाइड्रोजन बम तो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था, जबकि परमाणु बम ओपेनहीमर के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था?
तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड कैडमियम की छड़ क्या काम करती है? तो कैडमियम की छड़ परमाणु रिएक्टर में जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित करती है, जिसके कारण रिएक्शन नियंत्रित हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है कैडमियम की छड़। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? तो इसका आंसर होगा कैडमियम। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है विखंडन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो कल्पक्कम में शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और कल्पक्कम है कहाँ पे? तो कल्पक्कम तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले का एक शहर है। और कल्पक्कम में जो परमाणु रिएक्टर है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बोरोन की छड़ का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो इसका आंसर होगा भारी जल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। भारी जल या जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं, और इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है D2O, और इसका जो अणुभार होता है वो होता है 20। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो भारी जल बनता किससे है? तो भारी जल एक हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसका नाम है ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है भारी जल। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक की तरह किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा भारी जल। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि ए और बी कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील। तो यह बात एकदम सही है। ऑप्शन बी है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यह बात गलत है। तो कथन ए सही है और कथन बी गलत है। नेक्स्ट है, NaCl में कौन सा बंध है? सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध है? तो NaCl में आयनिक बंध है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। और आयनिक बंध को विद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। और आयनिक बंध होता क्या है? जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं।
लास्ट है, दो परमाणु के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जहाँ पे कम होता है वहाँ पर सहसंयोजक बंध होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे इस पार्ट के टोटल 50 क्वेश्चन। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और पास ही में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पहले जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।